नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन करते हैं और ये रेलवे के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेटेस्ट पैटर्न के। और आने वाले एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो 1876 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग इसके एक एक ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है कि अधिक ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण पौधे के विकास में वृद्धि होगी। क्या ये सही हो जाएगा? तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है कि उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा जिसके पोषक के अभाव में पौधा सूख जाएगा। तो यही आपका सही हो जाएगा। तो ये प्रभाव पड़ेगा आपका। तो ऑप्शन यहाँ पे 20 में करेक्ट हो जाएगा। तो श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने पर पौधे पर प्रभाव पड़ेगा। उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीजन होगा जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट उत्पाद होता है। तो जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है तो उस समय आपका गैसीय उत्पाद होता है ये ऑक्सीजन। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। हम लोग इसके फैक्ट समझेंगे। तो जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उस समय आपका गैसीय उत्पाद के रूप में आपका ऑक्सीजन मुक्त होता है और ऑक्सीजन एक रंगहीन स्वादहीन गैस होती है। मीन्स आपका इसमें कोई रंग नहीं होता और ना ही कोई स्वाद होता। और इसकी खोज प्राप्ति अथवा प्रारंभिक अध्ययन में जी प्रिस्टले और C.W. भेले ने महत्वपूर्ण कार्य किया था। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जी प्रिस्टले और C.W. इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। और वायुमंडल में इसकी मात्रा आपकी पाई जाती है 20.95%। और ऑक्सीजन भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में लगभग आपकी 46.6% में पाई जाने वाला तत्व होता है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। स्वपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, वर्णक और सूर्य का प्रकाश स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक शर्तें हो जाएंगी। बढ़ेंगे हम लोग आगे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के लिए लागू नहीं होती है। तो ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट पैटर्न के ही 2022 और 21 के यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। क्लोरोफिल प्रकाश को करता है और जल के अणु का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन होता है। अतः प्रकाश संश्लेषण में लागू नहीं होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीकरण से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो इन फैक्ट को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान संश्लेषित कार्बोहाइड्रेटों को किसके रूप में संचित किया जाता है। तो ये आपका स्टार्च के रूप में संचित किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी जो रेलवे के एग्जाम चल रहे थे वहाँ पे यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले थे। और आने वाले एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे क्योंकि रेलवे सबसे ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करती है और ये रेलवे के द्वारा ही पूछे हुए क्वेश्चन है। रेलवे का कोई भी एग्जाम हो क्वेश्चन वही होते हैं जो कहीं ना कहीं इसी के जो भी एग्जाम होते हैं वहाँ पे यही क्वेश्चन रिपीट करती रहती है। तो यहाँ पे ये फैक्ट आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद तैयार करते हैं तथा दिन के दौरान क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके उस पर कार्य करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। तो ये होते हैं आपके मरूदभिद पौधे जो आपके रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। तो मरूदभिद पौधे रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद तैयार करते हैं।
तथा दिन के दौरान क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके उस पर कार्य करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। तो इन पॉइंटों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि उस भौतिक रासायनिक प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा पौधे प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो आइए हम लोग इसके इसके ऑप्शन देखेंगे हम लोग। तो ये रहे आपके 4 सामने ऑप्शन। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण वो है भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पादपों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ उपस्थित होता है? तो ये आपका पत्तियों में पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा और इसके लिए आप ये रिएक्शन आप देख सकते हैं, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। कल वाली क्लास में भी इसको हमने डिस्कस किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्न में से कौन से घटक प्रकाश संश्लेषण के दौरान आवश्यक हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है कि ए ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित क्लोरोफिल। क्या ये आवश्यक है? तो ये नहीं है। ऑप्शन बी है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऑक्सीजन और पर्णहरित। तो ये भी नहीं है। ऑप्शन सी है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित। तो यही सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आपका सूर्य का प्रकाश ये जरूरी होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण वह अभिक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करके प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इसीलिए हमने अभी कहा था कि आपका कि प्रकाश का जो प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश, ये इम्पोर्टेंट होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। और इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश अनिवार्य तत्व हो जाएंगे। तो यहाँ से ये रिएक्शन भी आप नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं और दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के सही क्रम को दर्शाता है? तो आइए हम लोग इसके ए बी ऑप्शन है उनको भी यहाँ पे रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे ए है कि जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन, बी है कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, सी है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण और डी आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयित होना। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिससे इस प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के सही क्रम को दर्शाता है। तो क्रम पे आपका सबसे पहले आ जाएगा क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। तो सी वाला आपका आ जाएगा पहले नंबर पे और फिर आएगा प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे वी वाला आपका आ जाएगा सेकेंड नंबर पे और फिर इसके बाद आएगा कि जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन होता है। तो ये आ जाएगा थर्ड पे और ये आ जाएगा फोर्थ पे। तो यहाँ से इस प्रकार आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस प्रकार रिलेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि क्या होगा जब पादपों की 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाए? कि जब किसी पौधे को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाए तब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो आइए हम लोग इसके एक एक ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन ए है कि पादप उन 3 दिनों के लिए शीत निष्क्रियता की आवश्यकता में चले जाते हैं। तो ये नहीं आपका होगा। ऑप्शन बी है कि पादप प्रोटीन भंडारों का उपयोग करते हैं। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है कि पादपों के स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाएंगे। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आप किसी पौधे को 3 दिन तक उसे अंधेरे कमरे में रखेंगे तो उसके स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाएंगे। तो आइए हम लोग इसके फैक्ट भी समझेंगे। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे कि जब पादपों को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाता है तो पादपों के स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाते हैं और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधा सूखने लगता है। तो ये हो जाएंगे इसके फैक्ट। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में हम स्टार्च की उपस्थिति को क्यों मापते हैं? तो उसमें निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है, इसीलिए हम लोग मापते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ से रिपीट कितनी बार क्वेश्चन हुए हैं जो कि रेलवे के द्वारा किए गए।
तो प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में स्टार्च की उपस्थिति इसलिए मापी जाती है क्योंकि निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है। वहीं आपका स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, स्टार डाल के जरूर लिख लेना इसको। और जिसका निर्माण ग्लूकोज मोनोसेकेराइड की इकाइयों के एक बड़ी संख्या के आपस में ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा जुड़ने के कारण होता है और यह एक सिर्फ पादपों में पाया जाता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं इनको जरूर नोट डाउन कर लिया करें, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं पिछले एग्जामों में। तो इसीलिए आने वाले एग्जाम में भी ये यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो इसीलिए एक क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं हम लोग उनको डिस्कस करके चलते हैं, क्योंकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए। तो इसीलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन के साथ उसके एक्सप्लेनेशन को भी करके चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि जंतुओं की तुलना में पौधों की उत्सर्जन प्रक्रिया पूर्णतः भिन्न होती है। पौधों द्वारा उत्सर्जन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका पत्तियों के माध्यम से विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो जंतुओं की तुलना में पौधों की उत्सर्जन प्रक्रिया पूर्णतः भिन्न होती है और पौधों द्वारा उत्सर्जन के अंतर्गत विषाक्त पदार्थों को पत्तियों के माध्यम से बाहर निकाला जाता है और पौधों के शरीर से छाल अलग होने पर तथा पत्तियों के गिरने से ये पदार्थ निकल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन प्रक्रिया का उत्सर्जी उत्पाद होता है जिसका प्रयोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कर लिया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? तो इसको कल भी हम लोग डिस्कस किए थे। ये आपका होता है रंध्र। तो ये पौधों में गैसीय विनिमय के लिए सहायक होता है। कल वाली क्लासें यदि आपने नहीं देखी हैं और उससे भी पहले हम लोग यहाँ से शायद 70+ हम लोग क्लासें साइंस की कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वो क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो हमने चैनल पे जाके देख सकते हैं और उसकी प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है। तो एक एक करके क्लास सीरीज वाइज आप देखते जाएंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और मैं वादा करता हूँ यहाँ से एक भी क्वेश्चन साइंस का बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से ही रिपीट क्वेश्चन होते हैं और अभी जो भी एग्ज़ाम हुए थे वहाँ पे यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। भाई आप बड़े बड़े चैनलों पर जाएंगे तो आपको 2-2 घंटे की क्लास मिलेगी और महज आपके 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे और हम आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देते हैं और ये डायरेक्ट छपने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप अगर आप रिवीजन करना चाहें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो यहाँ से इसके फैक्ट हो जाएंगे कि पौधों में गैसों का विनिमय रंध्रों द्वारा होता है और आमतौर पर रंध्र तब खुलते हैं जब प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है और रात के दौरान बंद हो जाता है। रंध्र 2 रज्जक कोशिकाओं में घिरा होता है। कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होते हैं तथा पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं हम लोग स्टोमेटा। और गैसीय विनिमय स्टोमेटा के रंध्र के माध्यम से बंद होते हैं और खुलते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के बाद निम्न में से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनता है? तो आपको ये बताना है यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये ग्लूकोज बनता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसके फैक्ट भी समझेंगे। तो ये रहे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कि प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज और ग्लूकोज का ये फार्मूला है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये डायरेक्टली आपका एग्जाम में पूछा जाता है, 1 नंबर में ये डायरेक्टली पूछा जाता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज नामक कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से भोजन का निर्माण करते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि गन्ने के पौधे किसको रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक हैं? तो ये होते हैं आपके सूर्य के प्रकाश को। ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एनटीपीसी 2021 में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कोई भी रेलवे का एग्जाम हो तो वहाँ से जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे हुए हैं हम लोग एक एक करके
डिस्कस यहाँ से कर रहे हैं, और यही क्वेश्चन है जो घूम फिर के आपके भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि एक आपका लाइक और एक सब्सक्राइब ही है जो हमें आगे मोटिवेट रखता है। और फ्रेंड्स, साइंस की जैसे ही क्लास समाप्त हो जाएंगी तो उसके बाद हम लोग जो जीएस के लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन हैं उनको हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो चाहे जो भी एग्ज़ाम में आए हुए हों। चाहे देखिए, आपका जो एसएससी का एग्ज़ाम होता है और जो आपका आरआरबी का एग्ज़ाम होता है जो कि रेलवे का होता है, तो यहाँ से ये जो कंपनी है टीसीएस, तो टीसीएस के मेरे पास कई सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो इन दोनों पेपरों के टीसीएस ही कंडक्ट कराती है, और मेरे पास सारे क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम के ही हैं और लेटेस्ट पैटर्न के हैं, ज़्यादा दिनों के भी नहीं हैं। तो आगे जब भी साइंस की क्लासें ख़त्म हो जाएंगी उसके बाद हम लोग जीएस के स्टार्ट करेंगे, और कम समय में यहाँ से भी आपको कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी जो भी रेलवे के एग्ज़ाम हुए थे वहाँ पे भी यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन फंसे थे, और जीके भी हम वादा करते हैं आपको यहाँ से भी बाहर नहीं क्वेश्चन जाएंगे। तो इसीलिए चैनल पे जुड़े रहें आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, और गन्ने का पौधा सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के सहयोग से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, और उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन भी मुक्त करते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो ये पड़ती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है तो उस समय हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके ये हो जाएंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, और प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, और हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। तो इसी से वो अपना भोजन भी बनाते हैं, और इस ऊर्जा की आवश्यकता में वे जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य खनिजों के को ऑक्सीजन व ऊर्जा में समृद्धि यौगिकों में परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ से ये रिएक्शन है, इसको जरूर नोट डाउन कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से ये रिएक्शन हो जाएगी। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 मूलभूत तत्वों में से क्या शामिल है। तो कौन से 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं, आइए हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो ऑप्शन ए है कि परजीवी, भोजन, क्लोरोफिल और ऑक्सीजन। क्या परजीवी शामिल है? तो ये नहीं है। बी है कि रासायनिक, कार्बोहाइड्रेट, पानी और क्लोरोफिल। तो रसायन भी नहीं होता है। ऑप्शन सी है कि क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। तो यही सही आपका हो जाएगा। अभी हम लोग ऊपर भी डिस्कस किए थे, यहाँ से देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश ये आवश्यक होता है। तो इसीलिए हम लोग एक एक फैक्ट भी डिस्कस करके चलते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं और आने वाले एग्जाम में भी आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। और जस्ट उसके बाद अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, उसी के फैक्ट से रिलेट हो गया, और ये 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ेंगे अब लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है। तो ये आपको बताना है। तो अभी तक हम लोग ऊपर ऊपर क्वेश्चन पढ़ते रहे, अब यहाँ से ये क्वेश्चन डीपली क्वेश्चन है। तो जब भी एनटीपीसी में क्वेश्चन आते हैं तो वह डीपली आते ही हैं। मीन्स आप यदि आप अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस करके जाएंगे तभी आप ये क्वेश्चन बना पाएंगे, और ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में ही हेल्प करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग उसके फैक्ट भी डिस्कस करके चलते हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है। तो ये होती है आपकी लाल। तो लाल रंग के प्रकाश की अधिकतम दर होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन भी मुक्त होती है, और यह प्रक्रिया कृत्रिम प्रकाश में भी होती है। वहीं आपका लाल रंग
प्रकाश में यह प्रक्रिया सबसे अधिक होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे, इनको याद रखने हैं। और अगला प्रश्न हो जाएगा कि कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है? तो ये होता है आपका तना। ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पत्तियां पूरे पौधे के भोजन तैयार करती हैं। वहीं आपका मरुस्थलीय पौधे में ये पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं और इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तने के द्वारा होती है। मरुस्थलीय पौधे में तने मोटे और हरे रंग के हो जाते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति से होता है और किस रंग के प्रकाश की रेंज प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम प्रभावित करती है? तो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे, जो सबसे ज़्यादा होती है ये होती है आपकी लाल रंग में, और सबसे कम होती है तो ये होती है आपकी हरे रंग में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, इनको आप याद जरूर रखना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, लेटेस्ट पैटर्न के ही हैं। आने वाले एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से इसके फैक्ट हैं कि हरे पौधों की कोशिकाओं में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के संयोग से कार्बन मुक्त यौगिकों के निर्माण करने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दृश्य के स्पेक्ट्रम में 3600 एंगस्ट्रॉम से लेकर आपका 7600 एंगस्ट्रॉम अथवा 350 से लेकर 750 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली किरणों में होती है। तो ये रेंज आपको जरूर नोट डाउन कर लेनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे। परावैंगनी, हरी और अवरक्त किरणों में यह प्रक्रिया नहीं होती है। और प्रकाश संश्लेषण की दर लाल किरणों में सबसे अधिक, नीले प्रकाश में लाल से कुछ कम और हरे किरणों में सबसे कम होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है? तो ये होती है आपकी एटीपी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये भी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से एटीपी की ये फुल फॉर्म आप देख सकते हैं कि एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और ऊर्जा का भंडार है ये। तो ऊर्जा का भंडार कौन है? ये होता है आपका एटीपी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क आउट जरूर कर लेना। जिसे ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? करेंसी ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा की मुद्रा ये आपकी होती है एटीपी। इसे भी आप नोट डाउन जरूर कर लेना। एटीपी से वंचित ऊर्जा जीवों के आवश्यकता अनुसार विघटित होकर ऊर्जा मुक्त करती है, जिससे जीवों की विभिन्न जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं। और इसका संश्लेषण हमारे शरीर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन आपका यहाँ से भी पूछा जाता है कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको स्टार डाल के जरूर लिख लेना। अगला प्रश्न है कि पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत ये होता है आपका सूर्य का प्रकाश। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत ये होता है आपका सूर्य का प्रकाश, और सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है। गौरतलब है कि एक सीमा के बाद सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल के विघटन का कारण बनता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे स्टार्च में संग्रहित किया जाता है, जिसे पौधे की आवश्यकता के अनुसार अंतरिम ऊर्जा संग्रहण के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये होता है आपका सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से होते हैं? तो ये उत्पाद होते हैं आपके ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे CO2 और H2O से सूर्य के प्रकाश एवं पार्णहरिम की उपस्थिति में कार्बन भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ग्लूकोज, जल एवं ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। और ये आपको रिएक्शन भी याद रखनी है।
बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो ये होती है आपकी सौर ऊर्जा, इसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में भी पूछे गए हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है। तो ये होता है आपका पत्ती और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी वाले अन्य भागों में। ऑप्शन वी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। एसएससी जेई में भी, सॉरी यहाँ पे आरआरबी जेई है जो 2019 एग्जाम हुए थे, वहाँ पे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो रेलवे के कोई भी एग्जाम हो तो हम लोग यहाँ से एक एक करके वहाँ के भी सभी क्वेश्चन डिस्कस करके चलते हैं, और यही क्वेश्चन है जो घूम फिर के कई एग्जामों में रिपीट होते रहते हैं। और हम लोग प्रकाश संश्लेषण चैप्टर से जो भी आज के क्वेश्चन होंगे हम लोग आज के ही वीडियो में यहाँ से डिस्कस करेंगे। कल एक हम लोग नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे कि प्रकाश संश्लेषण पौधे के पत्ती और क्लोरोप्लास्ट में की मौजूदगी वाले अन्य भागों में होता है। अगला प्रश्न है कि परपोषित पोषक की एक पद्धति नहीं है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके 2017 में भी पूछे हुए क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका स्वचालित परपोषी पोषण की एक पद्धति नहीं होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो स्वचालित परपोषित पोषण की पद्धति नहीं है। स्वचालित पद्धति पुनः परपोषित नहीं होता है। जब कोई जीव अन्य जीव द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं तो वह परपोषित पोषण कहलाता है, तथा ऐसे जीव जो दूसरे जीव द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें हम लोग कहेंगे परपोषित। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है। तो ये प्रक्रिया आपकी हो जाएगी प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है। पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के सहयोग से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न करते हैं तथा वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, और स्पष्टतया इस प्रक्रिया में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होती है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये क्वेश्चन अभी 2016 में पूछा गया था, और जस्ट सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। और फिर उसके बाद जब 2018 में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था तो वहाँ पे भी यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। ये मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि यही क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं घूम फिर के आते हैं। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हमने कहा था कि यदि आप क्वेश्चन के बारे में अच्छा जानते हैं तभी आप एनटीपीसी में क्वेश्चन आप बना के ले जाएंगे, अदरवाइज आपको छोड़ के ही आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से लेवल अच्छा खासा रहता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है। तो ये आता है आपका पानी से, और पानी का फार्मूला आपको याद रखना है, ये होता है आपका H2O। तो यहाँ से ये O है, यही आपका ऑक्सीजन का ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ से ये आता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि फोटोसिंथेसिस, जिसे हम लोग कहेंगे प्रकाश संश्लेषण, के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ये होता है आपका केल्विन साइकिल के निर्माण से। तो यहाँ से ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दूसरे स्तर में केल्विन चक्र के दौरान ग्लूकोज का निर्माण होता है। वहीं आपका केल्विन चक्र पौधे के क्लोरोप्लास्ट में होने वाली जैव रासायनिक प्रक्रिया की एक श्रृंखला है, और एक ग्लूकोज के अणु की संरचना के लिए इस चक्र के 6 चक्रों की आवश्यकता होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि फाइटोक्रोम का एक प्रशांत रूप है। तो ये रूप आपका हो जाएगा P660। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो फाइटोक्रोम पादपों में पाया जाने वाला एक प्रकाशग्राही वर्णक होता है। तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है, और यह प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल और अवरक्त प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है।
कई पुष्पीय पौधे इसका उपयोग प्रकाशीय अवधि के आधार पर पुष्पन के समय के नियंत्रण हेतु करते हैं। भाई आपका P660 ये फाइटोक्रोम का एक अंतर परिवर्तनीय रूप होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्या सूर्य का प्रकाश ये आवश्यक नहीं है, तो ये होता है। क्या ऑक्सीजन ये आवश्यक नहीं है, क्लोरोफिल ये भी है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी है, लेकिन आपकी ऑक्सीजन तो हमें यहाँ से मिलती है जब प्रकाश संश्लेषण होता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे वी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ पे रेलवे के द्वारा ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है। तो ये होता है आपका क्लोरोफिल। और क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आपका पूछा जाता है कि पौधे की जो हरी पत्तियाँ होती हैं ये किसके कारण होती हैं। तो ये होती हैं आपकी क्लोरोफिल के कारण। तो ये हरा रंग क्लोरोफिल के कारण ही होता है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं RRB जेईई में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पौधे में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप क्या है। तो ये होता है आपका सुक्रोज, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप ये आपका हो जाएगा सुक्रोज। तो इस वीडियो को आपको लाइक भी करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे भी हमारी कोई भी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और आपके जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो तो वहाँ पे भी इस वीडियो को शेयर किया करें। तो इसमें आप मेरी हेल्प ज़रूर किया करें। तो आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही है जो हमें मोटिवेट रखता है।